शुरू कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 आप लोगों के ग्रुप्स में चैप्टर नंबर 1 की पीडीएफ शेयर कर दी गई है सर। चैप्टर नंबर 1 में यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 4, यूनिट 5 एक सब एरिया बनाया हुआ है विद पास पेपर्स है सर। ये इस पास पेपर्स नहीं अभी डाले, ये एरिया है, ठीक है। इसके बाद इंशाल्लाह यूनिट 3 डालूंगा। सर जी स्टोरी शुरू कहाँ से हुई थी? कोई बात नहीं, दोबारा देख लीजिएगा। अगर नहीं आपको अगर नहीं मिला मुझे आप एक मैसेज करेंगे, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँगा, ठीक है। वो मेरी जिम्मेदारी है। बस थोड़ा सा आप फोकस कीजिएगा, ध्यान से ये जो बातें मैं करने लगा हूँ ये सुन लीजिए, ठीक है। शुरू करते हैं। कल स्टोरी शुरू हुई थी नीड ऑफ एन ऑडिट से, कि ऑडिट की ज़रूरत क्या थी। तो हमने कहा था कंपनी का मालिक कौन होता है? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कंपनी का मालिक है और वो कंपनी चलाने की जिम्मेदारी किसको दे देता है? मैनेजमेंट। पैसा शेयर होल्डर का, कंपनी चला कौन रहा है? मैनेजमेंट, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा, ये मैनेजमेंट के पास ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दूसरे लोगों के एसेट्स को लुक आफ्टर करे, इसको स्टूवर्डशिप कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, मैनेजमेंट को एक तरफ ये इख्तियार और जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप शेयर होल्डर के एसेट का ख्याल रखें, तो दूसरी तरफ मैनेजमेंट की ये जिम्मेदारी भी है कि वो हिसाब दे मालिकों को। सर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो मालिकों को हिसाब दें, और इस जिम्मेदारी को क्या कहते हैं? अकाउंटेबिलिटी। मैनेजमेंट मालिकों को हिसाब देने के लिए, अकाउंटेबिलिटी की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए क्या करती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। सर आप कल आए हुए थे? आप नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती। आप जरा देखिएगा, मैं आराम से सारी बातें कर रहा हूँ, बाकी सब लोगों को जो है वो रिवाइज हो जाएगा और आप सीख लेंगे, ठीक है। अलर्ट रहिएगा ज़्यादा। अच्छा, अब मसला ये है कि मैनेजमेंट की बनाई हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे मालिक एतमाद नहीं करता। अच्छा, जो बंदा कंपनी को चला रहा है, अगर उसी से हिसाब मांगेंगे और उसी से पूछेंगे कि कंपनी कैसे चल रही, तो वो क्या कहेगा? बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन मालिक सियाना है, वो कहता है मैं कंपनी जो चला रहा है उसकी बनाई हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर एतमाद नहीं करता, बल्कि मैं एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट को बुलाता हूँ। वो एक्सपर्ट जो इंडिपेंडेंट है, वो अगर कह दे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, वो अगर रिपोर्ट दे के कह दे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, तो मैं उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर एतमाद कर लूँगा। जी ना, ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी ही नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बना रहा है? मैनेजमेंट बना रहा है। ऑडिटर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या कर रहा है? चेक कर रहा है। डॉक्यूमेंट्स डाटा देना पड़ेगा, वो लेगा बिल्कुल। डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट को कहेगा मुझे डॉक्यूमेंट्स दो, मैंने चेक करना है तुमने ये एंट्री की तो क्यों की, तुमने नई गाड़ी खरीदी है, उसके कागजात दिखाओ, वाकई गाड़ी खरीदी है या नहीं। एंट्री नहीं करेगा ऑडिटर। ऑडिटर क्या करेगा? चेकिंग करेगा। ऑडिटर का काम ही क्या है? चेक करना। मैंने कल एक आसान मिसाल दी थी, हायर वालों से एसी मंगवाए और हायर वालों से ही एसी इंस्टॉल भी करवाए, ठीक हो गया। हमने जब इंस्टॉल करा लिया तो चेक करना था कि कूलिंग एसी की ठीक है या नहीं, और हायर वालों ने एसी सही से इंस्टॉल किए या नहीं। तो हायर के हेल्प सेंटर में फ़ोन किया कि आपके बंदों ने एसी लगाए, सही कूलिंग है या नहीं। उन्होंने कहा जाहिर बात है, उन्होंने तो यही कहना कि बहुत अच्छी कूलिंग है। हमने क्या किया? हमने बरकत मार्केट से एक एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन को बुलाया और हमने कहा कि ये हायर वाले एसी लगा गए, चेक करो एसी ठीक लगाएं, कूलिंग ठीक करें। अब वो एक इंडिपेंडेंट बंदा है, वो आएगा, वो देखेगा हायर वालों ने एसी ठीक लगाए, कूलिंग ठीक कर रहा है, उस बेस पर हमें एक रिपोर्ट दे देगा कि एसी भी ठीक लगे, कूलिंग भी ठीक लगी। अब हमें यकीन आएगा। वो करना हायर के एसी का हायर वालों से ही पूछना ठीक लगे या नहीं, इसकी तो कोई लॉजिक नहीं है भाईजान। जाहिर बात है हायर वाले तो यही कहेंगे सब कुछ ठीक है। हम एक इंडिपेंडेंट बंदा बुलाते हैं। मैनेजमेंट जो कंपनी को चला रही है, वो तो जब खाते बनाएगी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी तो यही कहेगी सब कुछ ठीक है। लेकिन सच्ची बात यह है कि भाईजान ऐसी बात नहीं है। ये ऑडिटर जो है
ये मैनेजमेंट की बनाई हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कह दे ठीक है, तो शेयर होल्डर इस पे एतमाद करेगा। ये नीड ऑफ एन ऑडिट थी कि ऑडिट इजाद क्यों हुआ, ऑडिट की ज़रूरत क्यों पेश आई, इस रीज़न की वजह से। सर जी बात क्लियर होगी। उसके बाद कुछ डेफिनेशंस थी जो हमने डिस्कस की थी, और उन डेफिनेशंस में स्टूवर्डशिप की डेफिनेशन थी लुकिंग आफ्टर द एसेट्स ऑफ अदर। आपने भी देखा था ना, मैनेजमेंट शेयर होल्डर के एसेट्स की हिफाजत कर रहा था, शेयर होल्डर के एसेट की टेक केयर कर रहा था। सर इसको स्टूवर्डशिप कहते हैं। एजेंसी नुमाइंदगी, सर पैसा शेयर होल्डर का, डिसीजन मेकिंग कौन कर रहा है, मैनेजमेंट, डायरेक्टर्स नुमाइंदगी कर रहे हैं। डायरेक्टर्स आर द एजेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स। और इसी तरह मैंने कहा था ऑडिटर भी किसका एजेंट होता है, शेयर होल्डर का एजेंट होता है। क्लियर होगी ये बात भी। लो सर हमने ये वाली बात भी कर दी। स्टूवर्डशिप भी हो गया, एजेंसी भी हो गया। अकाउंटेबिलिटी के बारे में क्या कहा था, सर जिस बंदे को आपने इख्तियार दिया उससे हिसाब भी तो लेंगे ना। अगर आपने अपनी एक दुकान का के लिए मैनेजर रख लिया है कि यार है दुकान ध्यान न चला, मैं ज़रा मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, 1 महीने बाद आएंगे तो सीखेंगे ना भाई मुझे दिखाओ क्या सेल हुई, क्या पैसे कमाए, क्या खोया, क्या पाया, क्या एसेट्स में इंक्रीज है, क्या प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ। यस और नो। सर वो जो मैनेजर, वो जो बंदा इदारे को चला रहा है, वो जिम्मेदार है कि क्या दे, हिसाब दे। किसको, मालिकों को। सर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो अकाउंटेबल होते हैं, और इसी अकाउंटेबिलिटी को पूरा करने के हवाले से वो क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। तो भाई ये कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, स्टूवर्डशिप और एजेंसी। लो सर अब अगर ये सारी बातें हो गई, हम थोड़ा सा पीछे आकर एक डेफिनेशन भी पढ़ लें, फिर उसके बाद आज का काम शुरू करेंगे। ऑडिट की डेफिनेशन देखिएगा। ऑडिट एक प्रोसेस है जिसके तहत क्या हो रहा है, या ऑडिट जो है वो असल में चेक करने का नाम है। इंडिपेंडेंटली एग्जामिनेशन, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन यानी चेक करना। किसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। कितना, इतना चेक करना कि ओपिनियन एक्सप्रेस कर सके कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या नहीं। क्लियर होगी बात। सर ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट क्या है, ऑडिट का मकसद क्या है, एनेबल करना ऑडिटर को कि वो कन्वे करे एन ओपिनियन कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या नहीं दे रही। सर ऑडिटर चेकिंग ध्यान से करे और इतनी चेकिंग कर ले कि वो नतीजा देने के काबिल हो जाए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट काबिल एतमाद है या नहीं। सर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में मैंने कल ये बात की थी। सर वो सेट ऑफ रूल्स, वो रूल्स का मजमुआ जिसकी बेस पर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। सर अगर एक गाड़ी खरीदी हो, मैंने कल एग्जांपल दी थी आपके लिए ख़ास तौर पे बता रहा हूँ, अगर मैंने एक गाड़ी खरीदी है तो क्या मैं उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करूँगा, करें, क्यों, क्योंकि IAS 16 कह रहा है। IAS 16 क्या है, स्टैंडर्ड है, यानी सेट ऑफ रूल है। वो सेट ऑफ रूल्स जिनके तहत फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती हैं, वो सेट ऑफ रूल्स जिनके तहत फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती हैं, अकाउंटेंट जिनके तहत फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है। और दूसरा जुमला सुनना, और वो सेट ऑफ रूल्स जिनके तहत फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक किया जाता है, उससे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कहते हैं। हम जिन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं पाकिस्तान में, वो असल में कौन से हैं, IFRS। सर जी जब इन्वेंट्री चेक करते हैं ना, हम तो पता क्या देखते हैं, इन्वेंट्री लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV देखते हैं। सर ये हमें किसने सिखाया है, IAS 2 ने सिखाया है, यानी IFRS ने सिखाया है। अब अकाउंटेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त भी उसे चाहिए था कि इस चीज का ख्याल रखता, और जब हम चेक करें तो भी हम इस चीज को मेक श्योर करेंगे कि इसको ख्याल रखा जाए। और सर जी बात पिक कर गए, लो सर आगे चलते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, स्टूवर्डशिप और एजेंसी, ये सारा कर चुके, ये सारी बातें हो चुकी।
अब ज़रा आगे चलते हैं और अगली बात करते हैं। अच्छा, हम जितनी भी बात कर रहे हैं वो एक्सटर्नल ऑडिटर की कर रहे हैं, हम एम्प्लॉय वाले ऑडिटर की बात ही नहीं कर रहे। जब भी लफ्ज़ ऑडिटर आएगा तो इसका मतलब है कि एक्सटर्नल ऑडिटर है। एक्सटर्नल ऑडिटर वो होता है, जब भी ऑडिटर आएगा तो इसका मतलब है एक्सटर्नल ऑडिटर है। आज ये गुजर जाइए भाई। एक्सटर्नल ऑडिटर क्या है? एक्सटर्नल ऑडिटर होता है जिसको आप एंगेज करते हैं कि वो ऑडिट करें। ठीक है, अभी हमने कल वाली बाई चांस सारी बातें की हैं और आप बिल्कुल सही टाइम पे हैं जब हम आज की पहली बात करने लगे। लो सर, की फीचर्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट की कुछ खास बातें। पहला, ऑडिटर प्रोड्यूसिंग द रिपोर्ट आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डायरेक्टर्स। ये ऑडिट रिपोर्ट डायरेक्टर से इंडिपेंडेंट होती है। सर, डायरेक्टर से पूछेंगे कि यार मैं हाँ कहूँ या ना कहूँ, ऐसे तो नहीं होता। आप तो इंडिपेंडेंट चेक करेंगे। वो एसी सही करने वाला बंदा इधर आए और देखे हायर का एसी और आपके सामने फोन करके हायर वाले से पूछे भाई एसी सही लगे हैं, तो आप पूछेंगे भाई तू निकल जा, तेरी जरूरत नहीं है, ये काम तो मैं भी कर सकता था। मैं तो एक ऐसे इंडिपेंडेंट बंदे को बुलाया है जो कि एसी को ध्यान से ऑब्जेक्टिवली चेक करे। ऑब्जेक्टिवली का मतलब समझते हैं? अनबाइस्ड होके चेक करे। यानी उसे पता हुआ कि यार मेरा भाई जो है ना बड़ा, वो हायर में जीएम है, और अगर मैंने कह दिया ना कि ये एसी ठीक नहीं है तो इन्होंने शिकायत कर देनी है, उसकी नौकरी चले जानी है। अब आप ऑब्जेक्टिव नहीं रहेंगे, बाइस्ड हो जाएंगे। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? वो बंदा बरकत मार्केट से इधर आया, अभी आगे खड़ा हुआ है तो उसके अब्बू का फोन आ गया, यार वो SBI एसी मैल आ गया है, मैं तेरे को कीड़ा ना काट दी। हो सकता है ना सर? अब वो कभी कहेगा कि ये एसी गलत लगे? सर अब वो बाइस्ड हो गया, ऑब्जेक्टिव नहीं रहा। सर मैं पेपर चेक कर रहा था, एक बच्चे के 48 आए, ठीक है। दूसरा बच्चा पेपर चेक करता उसके 47 आए, फेल। एक बच्चा का पेपर चेक किया, उसके बाद बिल्कुल मेरे भाई जैसी हैंड राइटिंग है, और मेरे भाई ने भी ऑडिट का पेपर दिया हुआ था, उसके 49 बन रहे थे। मैंने एक सवाल में 7 की जगह 8 दे के उसे 50 दे के पास कर दिया। क्या मैं ऑब्जेक्टिव रहा हूँ या बाइस्ड हो गया? सर आपको ऑडिट के लिए बंदा कौन चाहिए? ऑब्जेक्टिव बंदा चाहिए सर, इंडिपेंडेंट बंदा, गैर जानिबदार, जो तरफदारी ना करे, जो है ना कहे मेरे इलाके दा है यार यदि खैर है, मेरे पिंड दा है, मेरे मजहब दा है, मेरे मसलक दा है, मेरे मुल्क दा है। सर समझ आ रही? ऑब्जेक्टिव हो, न्यूट्रल हो। लो सर, the key features of the audit report are as follows. Auditors producing the audit report are independent from the director. Sir director से independent हो. The report gives an opinion on whether the financial statement give true and fair view. हमने true and fair view और present fairly को बड़ी डिटेल से कल देखा था, और हमने कहा था true and fair view का मतलब है जब ऑडिटर ये लफ्ज कहता है true and fair view, तो इसका मतलब होता है कि ऑडिटर एक जजमेंट दे रहा है। क्या जजमेंट दे रहा है? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एतमाद कर लो, ये काबिल एतमाद है। ऑडिटर एक जजमेंट दे रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एतमाद कर लो। सर जी ये वाली बात थी। ये गिवन ट्रू एंड फेयर व्यू और प्रेजेंट फेयरली, इन दोनों का एक ही मतलब होता है, अबाउट द पोजीशन एंड रिजल्ट। अच्छा ये भी बात करते चलें, जनरली हम ये जूम करते हैं कि आपको अकाउंटिंग के हवाले से ये बात पता है। सर जी परफॉर्मेंस कौन सी स्टेटमेंट से पता चलती है? इनकम स्टेटमेंट से। सर कि क्या खोया क्या पाया? परफॉर्मेंस इनकम स्टेटमेंट से। पोजीशन किससे पता चलती है? फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट। यस, तो जब वो कहते हैं जनाब आप बताएं कि ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है पोजीशन और रिजल्ट के बारे में, तो इसका मतलब है कि असल में वो बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहा है। ट्रू एंड फेयर व्यू हमने इस पर काफ़ी डिटेल में बात कर ली थी, और ट्रू के बारे में हमने कहा था कि इसका मतलब होता है फ्री फ्रॉम
एरर। और मैंने कहा था जनाब अगर आपने 100 मिलियन का एक एसेट खरीदा है और एक साल बाद उसको 10 ईयर उसकी यूजफुल लाइफ है, तो एक साल बाद उसकी WDV कितनी रह जाएगी? 90 रुपए की। ऐसा ही है ना? तो ये अगर आप 90 लिखेंगे इसका मतलब है फिगर ट्रू है, फ्री फ्रॉम एरर है। और प्रेजेंट फेयरली का मतलब है कि भाईजान आपने उसी फिक्स एसेट को करंट में लिख दिया, तो फिगर तो ट्रू है लेकिन प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है। सर फेयरनेस का मतलब होता है प्रेजेंट ठीक से हो, और ट्रू का मतलब होता है एरर ना हो। तो ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब है जब ऑडिटर कहता है, ये फ्रेज इस्तेमाल करता है, ये मुहावरा इस्तेमाल करता है ट्रू एंड फेयर व्यू, तो उसका मतलब होता है कि वो एक जजमेंट दे रहा है। क्या जजमेंट दे रहा है? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर रिलाय किया जा सकता है। और यस और नो? लो भाई आगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अनड्यू बाइस्ड कैसे हो सकता है? भाई ने सवाल अच्छा किया और थोड़ा सा आगे जाके प्लान था बताऊंगा, लेकिन अब भाई ने सवाल कर दी तो मैं भी बताता हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनड्यू बाइस्ड कैसे हो सकती है? देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रोविजंस होती हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होती है, यस और नो? मैं एक कंपनी के ऑडिट पे था, मैंने देखा वो लोग मिलके ये डिसाइड कर रहे थे कि हमने इस बार अपना प्रॉफिट 100 मिलियन लेके जाना। प्रॉफिट 100 मिलियन रख के देख रहे थे कि 3 मिलियन का एक्सपेंस कम होना चाहिए, तो उन्होंने पता क्या किया? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कम कर दी। यार अगर प्रोविजन कम करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी ना। अब गौर करना, अगर तो वो कोई एसेट को खरीदने का मैटर होता जिस पर हम कहते भाई सबूत दिखाओ, प्रोविजन क्या होती है? एस्टीमेट होती है। सर अब जो एस्टीमेट है वो तो तब्दील हो सकता है, और उसके बारे में तो कोई हार्ड एंड फास्ट सबूत भी नहीं कि हम कहें भाई ये तुमने पहले प्रोविजन 10 मिलियन की बनाई थी अब 7 मिलियन कर दिए, क्यों? वो कहेगा मुझे लगता है कि इस बार हमें कुछ लोग पैसे वापस कर देंगे। यार डाउटफुल डेट यही है ना, वो कहता है मुझे डाउट नहीं है इन डेट्स के ऊपर, बाद में मिले या ना मिले वो तो बात की बात है। जहां पर एस्टिमेट्स आ जाते हैं ना, वहां पर बाइसनेस का मार्जिन बढ़ जाता है। अब गौर से बात सुनना, एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है सब्जेक्टिव। मैं आपको एक दूसरी मिसाल से समझाता हूं। सर एक सवाल है सब्जेक्टिव नेचर का, मैंने सवाल पढ़ा, लिखाई मेरे भाई की बिल्कुल मेरे भाई की तरह की थी, अगर कोई और बंदा होता तो मैं 6 देता, लेकिन मैंने उसे 8 नंबर दे दिए। सब्जेक्टिव है ना। वो कहते हैं आपने 8 क्यों दिए? यार लिखा बहुत अच्छा हुआ। पढ़ सकते हो तुसी? अच्छा अगर MCQ है, ऑप्शन दी करेक्ट बी, मेरे भाई ने लिखी हुई थी सी, मैं उसे टिक कर सकता हूं? यार मेरी बात समझ आ रही? इसको मैं आसान और आसान करूं तो यार कुछ चीजों का जवाब होता है हाँ ना में, वो होता है ऑब्जेक्टिव। MCQ में से या एक में से 1 आता है या एक में से 0 आता है, ऐसा ही है ना। लेकिन सब्जेक्टिव सवाल में 0.75 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 0.25 भी आ सकता है, 0.5 भी आ सकता है। सर सब्जेक्टिव वो होता है जो प्रिसाइज यस नो ना हो, और जो चीज प्रिसाइजली यस नो नहीं होती उसमें जजमेंट इन्वॉल्व होती है, और जजमेंट इन्वॉल्व होने की वजह से उसमें बाइसनेस का एलिमेंट ज्यादा हो सकता है, ज्यादा होता है। मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक कर रहा था, मैंने देखा कंपनी लिखा हुआ कि हमने नया प्लांट खरीदा है 26 लाख का। मैंने कहा 26 लाख का खरीदा, कैसे? कहते सर ये इनवॉइस देखिए 26 लाख की इनवॉइस थी, मसला हल हो गया। मैंने कहा प्रोविजन बनाई है 10 मिलियन की, कैसे? कहता सर हमें डाउट है इस बार लोग पैसे कम देंगे इसलिए हमने प्रोविजन ज्यादा बनाई। अब इसका क्या सबूत मांगू? सर ये एस्टीमेट है,
जहां पर एस्टिमेट इन्वॉल्व है वहां पर सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है, और जहां पर सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है, जहां पर एस्टिमेट इन्वॉल्व है वहां पर सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है, और जहां पर सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है वहां पर बाइसनेस आ सकती है। सर जी मेरी बात पिक कर गए? अगर ये ऑडिट इतना सीधा होता कि यहाँ ये हाँ कहने तो यहाँ ये ना कहने, तो फिर ये सीए के इस लेवल ऑफ कोर्स इस लेवल पर ना होता। ऑडिट के अंदर जो असल ट्रिकी बात है वो ये सब्जेक्टिविटी है कि आपने इस चीज को देखना है कि बात चीजों का आंसर एग्जैक्टली यस या नो नहीं होता, उसके दरमियान होता है। अब जब आप बात करते हैं ट्रू की तो आप कहते हैं फ्री फ्रॉम एरर, और अब जब आप बात करते हैं फेयर की तो एक तो इसका द वे इन विच दे आर प्रेजेंटेड प्रेजेंटेशन है, और दूसरे नंबर पे आपने ये भी देखना होता है कि क्या अनड्यू बाइस तो नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अनड्यू बाइस्ड तो नहीं है। और उसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जहां पे एस्टिमेट्स इन्वॉल्व है वहां पे कहीं मैनेजमेंट बाइस्ड तो नहीं है। यानी अगर मैनेजमेंट ये सोच रही थी कि हमने इस बार प्रॉफिट बढ़ाना है तो वो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए जानबूझ के प्रोविजन को कम तो नहीं कर रही, बाइस्ड तो नहीं है। और अगर वो बाइस्ड हो, ऑडिटर को पता चल जाए कि ये बाइस्ड है, तो ऑडिटर तब भी फिर ये वाली बात नहीं करता कि ट्रू एंड फेयर व्यू। सर जी मेरी बात समझ आ गई है? यानी ये जो अनड्यू बाइस की बात भाई ने की, उस सारे का जवाब ये है कि ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करते हुए ना सिर्फ फिगर की करेक्टनेस को देखता है, ना सिर्फ फेयरनेस और उसको देखता है, प्रेजेंटेशन को देखता है, बल्कि वो ये भी देखता है कि मैनेजमेंट कहीं पे बाइस्ड तो नहीं होगी। सर जी यस और नो? नहीं समझ आई भाई आपको? आपको आ गई? चलिए आप बहुत संजीदा थे। लो सर, मटेरियलिटी कल काफी डिटेल में इसकी बात की है। मटेरियलिटी होती है सिग्निफिकेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ चीजें मटेरियल होती हैं यानी सिग्निफिकेंट होती हैं। अब इसका क्या मतलब है? मटेरियलिटी या सिग्निफिकेंस का मतलब है कि अगर टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है 100 मिलियन की और गलती है 500 रुपए की, तो क्या ऑडिटर अब उस गलती के पीछे पड़ जाएगा या और चीजें चेक करेगा? और चीजें चेक करेगा। वो अपनी ज्यादा एफर्ट किसी ऐसी चीज पर नहीं लगाएगा जो मालिकों के लिए सिग्निफिकेंट नहीं है। सर जी मैं मालिक तो ज्यादा सियाना तो नहीं ना बन सकता, मुझे ये चीज तो देखनी है कि मालिक के लिए कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है और सिग्निफिकेंट है, या यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कौन सी इंफॉर्मेशन करेगी। तो हमने तो मटेरियलिटी की डेफिनेशन अकाउंटिंग में यही पढ़ी थी ना, हर वो चीज मटेरियल है जो यूजर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है। ऑडिटर जो ऑडिट करता है वो भी मटेरियलिटी की बेस पर करता है और वो भी इसी एंगल से चीजों को देखता है। ऑडिटर ने भी जो ऐनक पहनी होती है वो मालिकों वाली ऐनक होती है, वो यूजर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली ऐनक होती है कि ये देखे कि कौन सी ऐसी चीज है जो उनके लिए अहम है, कौन सी ऐसी चीज है जो उनके लिए। सर वो कहता है इंफॉर्मेशन इज मटेरियल अगर ओमिशन या मिसटेक कुड इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक डिसीजन। ऑडिटर एग्जामिन सारी आइटम्स को एग्जामिन नहीं करता, वो अपना ज्यादा फोकस किन चीजों पे रखता है जो ज्यादा सिग्निफिकेंट ज्यादा मटेरियल होती है। सर अगर 100 मिलियन के एसेट्स हैं और 15 मिलियन की इन्वेंट्री गलत लिखी हुई है, तो सर ये बड़ी सिग्निफिकेंट बात है, तो ऑडिटर उस पर ज्यादा जोर देगा। दूसरा सर सिर्फ अमाउंट की बात नहीं होती, नेचर की बात भी होती है। सर आप गौर कीजिए, बाज़ोकात कंपनी ने 3 माह बाद बंद हो जाना है, फिगर सारी करेक्ट है, तो क्या ये कंपनी ने 3 माह बाद बंद हो जाना है, क्या ये इंफॉर्मेशन अहम है या नहीं है?
अहम है। अब अगर ये वाला डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिया हुआ तो ये डिस्क्लोजर इतना अहम है कि अगर ये वाली बात ना लिखी हो तो ऑडिटर ये कह देता है कि पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही गलत है। सर समझ आ रही है? अब यहां पे मटेरियलिटी क्वांटिटेटिव अमाउंट की नहीं है बल्कि क्या है, क्वालिटेटिव। सर अगर चोरी 5 रुपए की भी है तो वो सिग्निफिकेंट है। क्यों? सर क्वांटिटेटिव नहीं, अमाउंट की बात नहीं हो रही, क्वालिटेटिवली मटेरियल। सर समझ आ रही? सो दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी। और आगे चलते हैं और बात करते हैं हम द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट। अब ये ऑडिट जो है वो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। यूनिट 3 में बड़ी डिटेल से पढ़े होंगे कि ऑडिट कानूनी तौर पे किन किन कंपनीज के लिए ऑडिट करना जरूरी है। हाँ, इतना आपको समझा देते हैं कि मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी है। सर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड को प्रिवेंट और डिटेक्ट करना, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल। सर फ्रॉड को ढूंढना ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी। भी आप में से किसी ने पूछा कि ऑडिटर की जिम्मेदारी, ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की। निजाम बनाना, इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल्स, प्रॉपर निजाम बनाना किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। प्रोवाइडिंग द ऑडिटर विद एक्सेस टू इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एडिशनल इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू द ऑडिट। सर ऑडिटर ने ऑडिट करना है, उसको सबूत चाहिए। सर कैसे ऑडिट करते हैं पता है? ऑडिटर ने कहना जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा, आगे का उसको कहेगा मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुमने दिखा दी है, अब तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, फिक्स्ड एसेट में व्हीकल का लेजर दिखाओ। व्हीकल का लेजर देखेगा, उसमें कहेगा ये जो व्हीकल तुमने 21 लाख रुपए की खरीदी है, ये लेजर में आ रही है, इसकी रसीद दिखाओ। अब ऑडिटर उसकी रसीद देख रहा होगा। सजी बात समझ में आ रही है? इस तरह डिटेल में जाके चेक करता है। एंट्री ऑडिटर नहीं कर रहा, ऑडिटर क्या कर रहा है? चेकिंग कर रहा है। सर ये पूरा निजाम बनाना भी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है और उस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना भी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। ऐसा निजाम बनाए, इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव हो, ऐसा निजाम बनाए कि जिसमें गलती के चांसेस कम से कम हो। अब ऑडिटर ने चेकिंग करनी है तो भाई उसको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे तो चेक करेगा ना। अगर उसको डॉक्यूमेंट्स ही ना मिले, अगर आपने उसे कहा कि जी ये 21 लाख रुपए की व्हीकल के लेजर में जो 21 लाख रुपए की आइटम है, व्हीकल के लेजर में जो 21 लाख रुपए की आइटम है ये जरा दिखाइए, और वो बंदा कहते हैं कि मैं कहां से दिखाऊं, मेरे पास तो वो इनवॉइस नहीं है। तो अगर ऑडिटर के पास वो इनवॉइस नहीं आई तो वो कैसे चेक कर पाएगा? सर जी मेरी बात समझ आ रही है? वो कहते हैं मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, और जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करे, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दे। कहते हैं डॉक्यूमेंट में आपको आज नहीं दिखाऊंगा, आज जुमे रात है, जुमे वाले दिन दिखाऊंगा। अजीब बात है, रिस्ट्रिक्शन लगा दी। यहाँ कहता है कि ये डॉक्यूमेंट जिस पे हमारे सीएफओ ने साइन नहीं किए हुए मैं ये नहीं दिखाऊंगा। सर अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस चाहिए, रिस्ट्रिक्शन नहीं। और अगर ऑडिटर मैनेजमेंट को कहे कि फलां बात मुझे लिख के दे दो, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दो, तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे। मैनेजमेंट की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं
ये सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, फ्रॉड से रोकना, निज़ाम बनाना, अनरिस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन को एक्सेस देना और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देना। जी भाई, किस तरह एक्सेस नहीं देते? ऑडिटर ने कहा मैंने गोदाम चेक करना है, इन्वेंट्री चेक करनी है। मैनेजमेंट ने कहा गोदाम की चाबी तो 3 महीने हो गए गुम गई और अगले 3 महीने भी नहीं मिलनी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उसने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड। ऑडिटर कहता है मुझे ये जो आप लोगों ने नई बिल्डिंग खरीदी है उसके डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, तो वो डॉक्यूमेंट्स तो गुम गए। ऑडिटर को उसका सबूत और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन किसी भी बात की, इस पे पूरा एरिया है, चैप्टर नंबर 14 यूनिट नंबर 2। मगर अभी सिर्फ ये समझ लीजिए किसी भी चीज़ के बारे में ऑडिटर कहता है कि मुझे लिख के दे दो। मिसाल के तौर पे ऑडिटर मैनेजमेंट को कहते हैं मुझे लिख के दे दो कि इस साल में कोई फ्रॉड नहीं हुआ, इसके बारे में लेटर। सजी क्लियर होगी बात? बुनियादी तौर पे ये हमारा कॉन्सेप्चुअल एरिया था जिसको हम कहते हैं कि ऑडिट क्या है और ऑडिट की क्या ज़रूरत थी। जी बड़ा अच्छा सवाल किया भाई ने। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस कौन होते हैं? सर दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, गवर्न कहते हैं चलाने को। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस वो बंदा जिसको वो वाली सीट का चार्ज दिया गया जिसने इदारे को चलाना है, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी ऑर्गेनाइजेशन को जो लीड कर रहे होते हैं। ठीक होगी? ये दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। मैनेजमेंट दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, बाज दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस ऐसी होती है वो मैनेजमेंट का हिस्सा होती है। मैनेजमेंट वो लोग जो मैनेज कर रहे हैं, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस उसमें टॉप लोग। सर मैं इसमें ना एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर वो आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। यस, एंगेजमेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कौन कौन सी एंगेजमेंट्स परफॉर्म करता है? सर 2 तरह की एंगेजमेंट, एक एश्योरेंस और एक नॉन एश्योरेंस। एश्योरेंस एंगेजमेंट यानी वो एंगेजमेंट जिसमें वो चेकिंग कर रहा है, चेकिंग की जा रही है, वो एश्योरेंस एंगेजमेंट। और नॉन एश्योरेंस जिसमें चेकिंग नहीं हो रही। मिसाल के तौर पे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मुझे एक बंदा आया कहता है सर ये ट्रायल है, मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दें। अब ये एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है, नॉन एश्योरेंस है। वो काम देने वाला, मैं काम करने वाला। अच्छा जी, ऑन द अदर हैंड एश्योरेंस क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी हुई है, शेयर होल्डर ने मुझे कहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक कर दे जो मैनेजमेंट ने बनाई है। अब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना नहीं रहा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक कर रहा हूं। सर ये भी 3 तरह की होती है, ऑडिट, रिव्यू, अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू। एश्योरेंस की 3 किस्में हैं सर। इसके और इन 3 के अलग-अलग तरह के स्टैंडर्ड्स हैं। ऑडिट का जो स्टैंडर्ड है उसको क्या कहा जाता है? ISA, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। रिव्यू का जो स्टैंडर्ड है उसको क्या कहा जाता है? ISRE, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू में क्या कहा जाता है? ISAE, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। तो भैया एश्योरेंस में ऑडिट भी है, रिव्यू भी है, अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू भी है। ऑडिट के हवाले से ISA, रिव्यू के हवाले से ISRE और अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू के हवाले से ISA। नॉन एश्योरेंस में 2 चीजें हैं, एक कंपाइलेशन और एक एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। सर इसके हवाले से जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उसे क्या कहा जाता है? ISRS, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। सर 2 तरह की असाइनमेंट है,
एक एश्योरेंस और एक नॉन एश्योरेंस। एश्योरेंस के आगे 3 तरह की टाइप्स, एक ऑडिट, एक रिव्यू, अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू। ऑडिट के लिए जो स्टैंडर्ड है उसे कहते हैं ISA, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। रिव्यू के लिए जो स्टैंडर्ड है उसको कहते हैं ISRE, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। और अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू के लिए जो उसे कहते हैं ISAE, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। एश्योरेंस, ऑडिट नहीं, ऑडिट का ये है, ये एश्योरेंस। अच्छा जी, और जबकि नॉन इंश्योरेंस के लिए जो स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज, IS तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, RS रिलेटेड सर्विस, AE एश्योरेंस एंगेजमेंट, RE रिव्यू एंगेजमेंट और A ऑडिट। और यार पिक कर गए हो, लो जनाब। हाँ, इन सारी असाइनमेंट्स पर एक कॉमन क्वालिटी के रूल्स लगते हैं, इसको कहते हैं ISQC, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। सर ये एंगेजमेंट्स की टाइप। अब आपको एक बात समझनी चाहिए कि ये जो ऑडिट है असल में ये एश्योरेंस एंगेजमेंट है। यानी ये कहूं कि एश्योरेंस एक ब्रॉडर टर्म है और उसके अंदर ऑडिट एक हिस्सा है उसका। भाई बात समझ आ रही? तो एश्योरेंस जो है वो उसके अंदर उसके स्कोप में ऑडिट आता है और रिव्यू भी आता है और अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू भी आता है। और नॉन एश्योरेंस की अगर मैं बात करूं तो उस केस में कंपाइलेशन और एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। तो ये ओवरऑल मैप है कि आपके जहन में होना चाहिए कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन कौन सी एंगेजमेंट्स करता है, एश्योरेंस, नॉन एश्योरेंस, और उसके हवाले से कौन कौन सी एंगेजमेंट्स हैं और फिर उन पर कौन कौन से स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं। तो भाई ये स्टैंडर्ड्स हैं और ये एंगेजमेंट्स। तो भाई ये एक डिस्कशन थी जो हमने कर ली। सर एश्योरेंस की बात है, 2 मिनट दीजिए मुझे। ये एश्योरेंस की बात है, अब एश्योरेंस वाला जो एरिया है ना ये फिर मैं कल इंशाल्लाह शुरू करूंगा। कल पहले 5-10 मिनट में एक छोटा सा आपको मैंने यूनिट 1 आज करवा दिया, उसकी छोटी सी एक असाइनमेंट समझ लीजिए, क्लास असाइनमेंट होगी 10 मिनट की। वो करने के बाद इंशाल्लाह कल मैं आपको एश्योरेंस करूँगा। आज के लिए इतना ही है। पूरे इंशाल्लाह 8:45 बजे कल हम क्लास शुरू कर देंगे। ठीक हो गया? जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू।